जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं अनुमान सलाम के और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए सरप्राइज टेस्ट में लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से आप सब मेरे साथ इस प्रीमियर में जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना है वो इस वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में बेसिकली जो स्टडी का दिन है वो है बास्केटबॉल 62 और सॉरी, इससे पहले वाले 61 दिनों की क्लास अगर आप नहीं लगाए तो चिंता की बात नहीं। 61 दिनों की क्लास मैंने प्ले लिस्ट में डाल दी और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं। उन सब लेक्चर को मैंने आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस सब प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बेसिकली चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है पेपर 1 से पेपर 2 की, उन सब का आपको फायदा जरूर लीजिएगा। इस वीडियो को किसी को जरूर देखिएगा। जेरफ फिर भागने जेरफ का टारगेट हमने रखा है, ड्रीम और जेरफ परेशान बना रहा है, आपको सबसे सुधार करके अच्छे लगेगा। टॉपिक आज का हमारा सरप्राइज टेस्ट है। पेपर 1 के सरप्राइज टेस्ट हमने शुरू कर दिया था पिछले वीक में और उसके बाद में टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी। और अब यहाँ पे मैंने फिर से डिसाइड किया है कि यहाँ पर भी आपके साथ में इसकी टेस्ट सीरीज शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि ये चैनल आपका थ्योरी के टॉपिक कवर नहीं करवा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट की डिमांड इन दिनों आ रही थी कि सर थ्योरी के टॉपिक हमने अपनी तरफ से तो कवर कर लिए हैं, लेकिन आप हमें ये भी तो पता लगे, आप हमारी इस चीज में तो मदद कर दो कि हमें पता लग जाए कि हमें कुछ आ भी रहा है या नहीं है, या हम भूल चुके हैं। हमने तो जून के हिसाब से स्ट्रेटजी बना ली थी और जून तो आ चुका है, तो हमने अपनी तरफ से तो सिलेबस कवर कर लिया था। आप जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाले वो तो ठीक है, पर थियोरी वाले तो हमने कवर करने थे, वो हम कर रहे हैं। तो हमें तैयारी का पता लग जाए, तो मैं अपने टेस्ट सीरीज के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी के डिस्कस कर लूंगा, जिसमें ना सिर्फ आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा और तरीका भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे आप सिर्फ नेट के एग्जाम को क्लियर करोगे, कौन सा ऐसा तरीका होगा जो जेआरएफ के लेवल का कहा जाएगा। तो हम ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। तो बेसिकली आज का पहला दिन था, इसलिए सरप्राइज टेस्ट है। बाकी हर बुधवार को मैं आपके लिए पेपर 2 का टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा, जब तक आपकी डेट एग्जाम की अनाउंस नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि तब तक हमारे पास में समय है। तो ऐसे में उसकी तैयारी हम कर लेंगे। और हमने जो यूनिट्स अभी तक कंप्लीट कर ली है, इकोनॉमिक्स की, स्टैटिक्स की, बिजनेस फाइनेंस की और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हमारा चल रहा है। उसके बाद में हमने टैक्स को कवर करना है और उसके बाद में लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की ओर हम बढ़ने वाले हैं। बाकी जो 4 हमारे पास में बच जाती है वो प्योर थ्योरी है, जिसे आप अपने आप से भी कर सकते हैं और कर ही रहे होंगे। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। यहाँ पे हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है उसका नाम है टारगेट जेरफ जून 2020 विद एबी गुरुजी। इस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह आपके लिए शेयर किए जाते हैं और टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का, यहाँ पे आपके लिए क्विज शेयर किए जाते हैं हर दिन, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। डिस्कशन का एक ग्रुप है, नोट्स का एक ग्रुप है जी, जिसका नाम है एबी गुरुजी चैट ग्रुप। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें मैसेज करना पड़ेगा ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने जरूर देखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है जी, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और स्क्रीन पर आप टैप करते हैं तो राइट अपर कॉर्नर में एक आई बटन आएगा, वहां पे आपको सारी अलग अलग प्लेलिस्ट जो टॉपिक वाइज आपके लिए बनाई गई है वो सभी देखने को मिल जाएगी। आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, मैं आपको दे देता हूं जी 1 मिनट का समय। हाँ जी, चलिए जी बताना शुरू कर देंगे। फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट ट्रेड बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस या फिर नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला नहीं है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा उसका ये क्वेश्चन है, मैंने हिंट दे दिया है। और इसी हिंट के साथ में 70% क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, सिर्फ आपने 30% सोल्व करना है। हाँ जी, वैसे तो ये 30 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आपको आता होगा तो आप दे पाओगे, नहीं आता होगा तो नहीं दे पाओगे। 1 मिनट जितना समय इसमें देना नहीं चाहिए था। हाँ जी, आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए। स्टूडेंट ने कमेंट करने शुरू कर दिए होंगे। मैं प्रीमियर में आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, आपके कमेंट साथ साथ में पढ़ रहा हूँ, साथ साथ में आपको आंसर देता जाऊंगा, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। और जो भी स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना डियर, और आपने शेयर करने का काम भी जरूर करना है, क्योंकि आपका शेयर ही है जो और भी स्टूडेंट तक ये चैनल को पहुंचाएगा। उन्हें भी पता लगना चाहिए कि एबी गुरुजी नाम का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो उन्हें फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टाइमिंग शुरू होके खत्म हो गई है क्या? आई गेस हो गई होगी। चलो जी, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है उसकी ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं भाई ट्रेड बैलेंस होता क्या है। हाँ जी हाँ जी, इसका दूसरा नाम अपना आप पास में लिख लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? देखिए क्या होता है कि कोई भी जब देश होता है ना, सारा का सारा मटेरियल जो है वो उसी देश के अंदर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ एक चीजें होती हैं जो उसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो उसके देश के अंदर भरमार में हो जाती है तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए जी, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हो गुड्स के,
ठीक है ना। गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हो तो ये हमारे पास में बैलेंस ऑफ ट्रेड है, कितना पूरे वर्ष में आपने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, इन चीज का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, यही हमारे पास में ट्रेड बैलेंस में चला जाता है। अब ये तो हो गई थी बात ट्रेड बैलेंस की। अब अपनों ने बात करनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। यहाँ पे आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम सुना होगा। इसमें हमारे पास में दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट जिसे आप बोलते हैं, दूसरा होता है कैपिटल, ठीक है ना। करंट और कैपिटल हमारे पास में है। अब यहाँ पे आपने अगर गुड्स की बात की है और यहाँ पर आपने बात की है सर्विसेज की, क्योंकि सर्विसेज भी तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है ना। जी हाँ सर बिल्कुल, बाहर से डॉक्टर आएगा, बाहर से हमारे पास में वर्कर्स आएंगे, तो वो सर्विसेज हमारे पास में हो सकती हैं। तो गुड्स की बात करते हो तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में चला गया। सर्विसेज की जब आप बात करते हो साथ में इसके, तो वो हमारे पास में करंट अकाउंट में चला गया। कैपिटल अकाउंट में वो चला जाएगा जब फॉरेन वाले आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आपको लोन्स वगैरह दे रहे हैं फॉरेन वाले, तो वो हमारे पास में कैपिटल में चला जाएगा। एंड में हमने क्या देखना है, करंट और कैपिटल का जो बैलेंस है हमारे पास में, अगर पॉजिटिव आया है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पॉजिटिव बैलेंस है, अगर नेगेटिव आया है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास में नेगेटिव बैलेंस आ जाएगी। तो ये हमारे पास में कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप इसे समझ चुके होंगे। देखिए ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। जब आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा या कहीं पर भी देखा होगा, बड़ा उलझा हुआ सा दिखा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने दिमाग लगाया और किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे मैटर को पढ़ने के बाद दिमाग में एक आधी थ्योरी बन गई होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जब वो थ्योरी बन गई है ना, तो उसे आप अपने पास में कॉपी में एज इट इज उतार लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको ये चीजें बताई, तो इसे आपको कॉपी में उतार लेना चाहिए ताकि आपको कंटेंट पता लग जाए। जो मैंने आपको बताया ये ब्रीफिंग करके बता दिया है। चाहता तो मैटर्स पढ़वा देता, लेकिन मैटर का क्या है कि 10 दिनों बाद सारा साफ हो जाएगा मैटर को। लेकिन जो कंटेंट वाइज मैंने आपको चीजें बताई है, ये आपके साफ नहीं होगा, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ये छपने वाली जो चीज होती है उसे ही कंटेंट बोलते हैं और इसी चीज पर आपको काम करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं कि भाई फॉरेन लोन्स आई हैं, इन्वेस्टमेंट आई है, तो ये कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, सी इसका आंसर होगा। राधे राधे प्रेम प्यार से बोलकर आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। इजाजत देते हो क्या आप सभी? हाँ जी सर बिल्कुल इजाजत दे देते हैं, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे डियर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करने के लिए मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दी है। जो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हमारी हर शनिवार को चल रही है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैचिंग वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो। एक तरीका होता है नेट के एग्जाम के लेवल का, एक तरीका होता है जेआरएफ के लेवल का। तो आपने जेआरएफ के लेवल से तैयारी करनी है डियर और उसी तरीके से आगे बढ़ना है, फिर मजा आएगा। हाँ जी हाँ जी, चलो जी बताएं। और हाँ जी, इसमें तो चलो 1 मिनट दे देते हैं। और ऐसे क्वेश्चन देने के पीछे कारण क्या है? ये क्वेश्चन वैसे करने जाओगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन कारण क्या है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपका 1 मिनट चला जाएगा। और आप जानते हैं ऑन एन एवरेज आपके पास में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल वाली बात है कि अगर आप इसको 1 मिनट पढ़ने के बाद में सही आंसर दे दें, तो उसमें ये नहीं है कि आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपने छक्के मार दिए, ऐसी बात नहीं होगी। तो वो तो नेट वालों की करामात है कि वो आपको उलझा देते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों में, जिसमें पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। तो आपकी पढ़ने की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। खैर अब हम बढ़ते हैं जी इसके आंसर की ओर। देखिए मैंने आपको बताया था हमेशा आप लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के क्वेश्चन में आप स्टेप 1 याद रखिए कि आपने लिस्ट 2 के पहले पॉइंट को पढ़ना है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में इन चारों पॉइंट को पढ़ेंगे, ये आपके पास में सबसे अच्छा तरीका होता है। स्टूडेंट क्या करता है, लिस्ट 1 में इनको पढ़ता है पहले और उसके बाद में इनको पढ़ता है और उसके बाद में मैचिंग करने की कोशिश करता है। जब तक उसके चारों के चारों मैच नहीं हो जाते और वो यहाँ पर फिर बाद में जाके देखता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ सही क्या है। आपके पास में सबसे पहले आपने ए पॉइंट को पढ़ा, इंपोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उसके बाद में आपने इनको पढ़ा, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल। समझ में नहीं आ रहा जी कौन सा ऑप्शन होगा, दिमाग मत लगाना, कोई बात नहीं, अभी बी सी डी हमारे पास पढ़ने वाला बचा हुआ है, चिंता मत करो। उसके बाद में बी पर गए, क्लोज रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। नहीं समझ में आ रही थी, छोड़ो मारो गोली, नहीं समझ में आ रहा। तो जब तक इजी से इजी नहीं मिल जाएगा तब तक पढ़ लेंगे जी हम आगे। हमने पहला ऑप्शन तो वही देखना जिसमें हम 100% श्योर हो जाएंगे। हाँ जी, हमने पहला ऑप्शन वही देखना। ये देखो, ये आप हो, ये एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होंगे, ये हाथ किस तरीके से बन गए आपके, कहाँ जा रहे हैं आपके हाथ, चलो जी ये आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ठीक है। ये लो,
ये एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, जब आप किसी क्वेश्चन के बारे में 100% श्योर हो जाओगे ना, तब वो बात बनेगी। तो आपने ए और बी पढ़ा, मान लो कि आप इसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं रखते, ठीक है ना, कुछ श्योरिटी नहीं रखते, तो आप सी पॉइंट के अंदर जाओगे। 100% श्योरिटी जहां पर आ जाएगी ना, तब बात बनेगी। रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, अब ये जो पॉइंट है ना, बड़ा इजी सा लग रहा है। नेचुरल का मतलब हमें पता लग गया भाई प्राकृतिक से है, और प्राकृतिक जहां पर बात आ जाएगी तो नेचुरल रिसोर्सेज कहां से निकलेंगे, जमीन से निकलेंगे। जमीन की जहां पर बात आएगी वहां पे जियोग्राफी आ गई है, तो यहां पर जियोग्राफिकल हमारे पास में इसका रिलेशन बन जाएगा जी, और कोई तो इसके साथ में बन ही नहीं सकता जी। जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सीधा सीधा यहां पर बन जाएगा, कोई शक ही नहीं है हमारे को, 100% श्योर है हमारे को, कोई शक नहीं है इसके बारे में। अगर आप ए को किसी के साथ में मैच करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी थोड़ा सा शक रह जाता, बी को मैच करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा शक रह जाता, लेकिन सी को मैच करने की बात आई तो कोई शक नहीं है, 100% श्योर है। स्टेप 2 अपने पास कॉपी में लिखो, अगर एक भी मैच आपने कर दिया 100% श्योरिटी के साथ में, तो नीचे जाके चेक करना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर ऐसा मैच करने वाला दे रखा होगा। अगर एक ही ऑप्शन के अंदर ऐसा मैच करने वाला दे रखा है तो आप उसे टिक करोगे और आगे की ओर बढ़ जाओगे, आपको डी पॉइंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात? जी हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया है, चौथे का सी के साथ में मैच कर लिया। चौथे का सी हमारे पास में बी पे दे रखा है और डी पे दे रखा है, तो हमारे को मेहनत अभी थोड़ी सी और करनी पड़ेगी जी, अनफॉर्चुनेटली। चलो जी कर लेते हैं सर मेहनत। ऑक्यूपेशनल एंड स्पेशल मोबिलिटीज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग इंप्लीकेशन फॉर बिजनेस। पॉपुलेशन आ गया, डेमोग्राफिक आ गया जी। डेमोग्राफिक बोले तो मामू इसका होता है जनसंख्यिकी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जनसंख्यिकी होता है जी। सर्किट को पढ़ा रहा है संजय दत्त आज। हाँ, संजय दत्त का क्या नाम होता था उसमें, भाई होता था। हाँ भाई आज सर्किट को पढ़ा रहा है, तो उसमें सर्किट ने पूछा अरे डेमोग्राफिक क्या होता है मामू, तो उसने बोला, भाई ने कहता अरे सर्किट तेरे को नहीं पता क्या रे, डेमोग्राफिक का मतलब जनसंख्या से होता है, और जनसंख्या की बात जहां पर आ गई है वहां पे पॉपुलेशन आ गया है, तो यहां पर भी 100% श्योर हो गया है रे, सर्किट भी यहां पे 100% श्योर हो गया है। तो श्योरिटी जहां पर आ गई फिर से ऑप्शन में चले जाएंगे। दूसरे का डी कहां पर दे रखा है, दूसरे का डी बी नंबर पे दे रखा है, ये लो जी आंखें बंद की, चलो जी बी को टिक किया और आगे की ओर बढ़ गए। अब ए किसके साथ मैच कर रहा है, बी किसके साथ मैच कर रहा है, माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। और हमने डी देखा था, डी नंबर ऑप्शन देखा था, क्योंकि डी नंबर पे जो था वो दूसरे नंबर के साथ में बी को मैच कर रहा था, तो इस पे तो हमने किया ही नहीं था। दूसरे का डी तो सिर्फ बी नंबर पे दे रखा था, तो इसलिए हमने इसको टिक करके आगे बढ़ गए। पर अभी के लिए तो हम घर पर बैठे हैं, इसलिए इसको आगे की ओर टेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पॉलिटिकल की बात आई है, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की बात आई है, तो इसे आप किसके साथ मैच कर सकते हो, क्लोज रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ में। उसके बाद में जब आप बात करते हो तीसरे की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, तो ये हमारे पास में इसमें चला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, इंपोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बात समझ में आ गई होगी? जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है। ये एक सिंपल सी ट्रिक थी डियर। अगर आप चारों को मैच करोगे फिर ऑप्शंस में जाओगे तो नेट के एग्जाम की तैयारी है, चाहे कितना ही फास्ट कर लेना, नेट के एग्जाम के लेवल तक ही रह जाओगे, नेट ही पास कर पाओगे। अगर स्मार्ट ट्रिक्स लगाओगे, आधे अधूरे मैच लेकिन 100% श्योरिटी के साथ में, तब आप जेआरएफ के लेवल के खिलाओगे, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को 30 सेकंड में सोल्व कर पाओगे डियर। अगर आप 30 सेकंड में सोल्व कर लोगे तभी आप एक काबिल इंसान कहे जाओगे। जेआरएफ क्या है बेसिकली, जेआरएफ बेसिकली आपकी काबिलियत है डियर। आप बाकी स्टूडेंट से खास थे इसलिए आप जेआरएफ हो, ये बात आपके साथ में शेयर करने वाली थी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे डियर। हाँ, डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपोजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड इज अंडरटेकन बाय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें तो मेरे ख्याल 10 सेकंड का वक्त लगना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला है एनबीएफसी, इसकी फुल फॉर्म बता देंगे। दूसरा है आरबीआई, इसकी फुल फॉर्म बता देंगे। तीसरा है सेबी, इसकी फुल फॉर्म बता देंगे। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देंगे। चलो जी चलो जी चलो जी, मुझे लगता है कि आप सब इसका आंसर बता ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेबी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और एनबीएफसी हमारे पास में है। आप बताओ चलो इसका क्या आंसर आएगा, और आरबीआई भी आप ही बताओ मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। हाँ,
चलो कमेंट बॉक्स में तो क्या बताऊंगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कमेंट बॉक्स में तो क्या बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में न जाने रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो तो उनको पता है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना डियर, जो प्रीमियर में हमारे साथ में नहीं है उनको मैं बता दूं, जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें एक पहले तो लाइक का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद में डिसलाइक का ऑप्शन होगा, उसके बाद में शायद शेयर का ऑप्शन होगा, उसके बाद में लाइव चैट का ऑप्शन होगा। लाइव चैट में जब आप क्लिक करेंगे तब आपको वो सारी चैट देखने को मिल जाएगी जब मैं लेक्चर लेने के दौरान प्रीमियर में जो स्टूडेंट ने कमेंट किए थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। खैर स्टूडेंट को नहीं पता होता है तो कई बार स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप किससे बात कर रहे थे क्लास में, हमें तो पता ही नहीं लगा, तो उनको बताना पड़ता है भाई लाइव चैट थी उसमें बात हो रही थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है डियर, अगला क्वेश्चन बताएंगे डियर। हाँ, द एप्रोप्रिएट रेशो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज गर्मी बहुत थी हमारे गंगानगर में, तो मैं आज हेयर कट लेकर आया, और आप देख ही रहे होंगे, आप मेरे ख्याल से जब लेक्चर शुरू हुआ था उस वक्त में स्टूडेंट ने कहा भी होगा आज तो सर बड़े अजीब लग रहे हैं। लग रहा हूँ तो लग रहा हूँ, क्या करूँ मैं, गर्मी बहुत है डियर गंगानगर में हमारे, और बहुत मुश्किल होती है इस वक्त में। कुछ स्टूडेंट हैं जो ठंडे इलाके से हैं, वो कई बार चैट ग्रुप के अंदर आते हैं, कहते हैं सर हम तो ठंडे इलाके से हैं, और अगर उनके एरिया के अंदर भी अगर 30 के आसपास भी चला जाए तब भी वो कहते हैं हमारे तो बहुत गर्मी हो गई। और हमारे यहाँ गंगानगर में जहाँ 47-48 डिग्री तापमान में भी जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो बाहर धूप में काम करते होते हैं, तो बड़ा चौंकाने वाला है ये। खैर अपनी बॉडी का अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है, कैसा किसने अपनी बॉडी को बना लिया है उस हिसाब से है। अब हम यहाँ पे 47 में रह रहे हैं तो हमने अपनी बॉडी को इस तरीके से बना लिया है, अगर हम 34 में 30 में रह रहे होते तो हमारी बॉडी उस तरीके की बन जाती। चलो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है देखिए मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इसका आंसर करंट रेशो दे देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो क्राइसिस की बात की जा रही है। अगर सिर्फ लिक्विडिटी की बात करता तो हम चले जाते करंट रेशो में, लेकिन क्राइसिस की जब बात की जा रही है ना, लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया है उसको पता लगाना है, तो वो जो हमारे पास में एसिड टेस्ट पे चला जाएगा। एसिड टेस्ट का दूसरा नाम क्विक रेशो से है हमारे पास में। करंट रेशो और एसिड टेस्ट में डिफरेंस क्या है, देखिए करंट रेशो हमारे पास में था करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्विक रेशो पे किस तरीके से जाओगे, करंट एसेट में से जब आप स्टॉक को माइनस कर दोगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास में क्विक एसेट हो जाएगी। तो फॉर्मूला बेसिकली आपके लिए क्या हो गया, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ में उस लेक्चर में कर ली है जब मैंने आपको ये कंप्लीट करवाया था। तो अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पेपर 2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पर दी गई है, वहां पे जाके आपको सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। सेल्स टर्नओवर रेशो क्या होता था, सेल्स का टर्नओवर के साथ में, यानी सेल्स का क्या रेशो है हमारे पास में, और उसके बाद में यहाँ पर है हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशो का एक्सपेंस सॉरी ऑपरेटिंग रेशो हमारे पास में हो जाता था। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर बताना शुरू करेंगे डियर। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको 1 मिनट का समय चाहिएगा, बाकी आप दो, इतने में आता हूँ जी पानी पीकर झट से, नीचे वाली एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ेगा कोई भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो है 1964। हाँ जी सर, हमने नीचे से देख लिया था सर। जी हाँ बिल्कुल, अनकटेड जो है वो यहाँ पर सेटअप हुई थी 1964 में। अब इसके लिए मैं छोटा सा मैटर लेकर आया हूँ। ये मैटर लाने के पीछे लॉजिक ये है कि आपको पता लग जाए थ्योरी वाले टॉपिक में किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। देखिए अनकटेड लिखा हुआ था तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेंगे यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में यूएन भी बोल जाता है। Conference on Trade and Development was established in 1964 as a permanent intergovernmental body। अब ये कौन सी बॉडी है? इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। UNCTAD is a part of United Nations Secretariat dealing with trade, investment and development issues। अब यहाँ पर ये चीज आपके लिए जाननी जरूरी है। UNCTAD है 1964 में बनी है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, ये भी पता लग गया, लेकिन है किस लिए ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका काम है यहाँ पे डीलिंग करना, किसमें? ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में। किन के इश्यूज को देखेगी? जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनके बीच में। बात समझ में आ रही क्या? तो बस इतना इतना सा आपको पता लग जाए, इतना इतना सा आपने नोटिंग कर लिया ना, तब भी आपके लिए बहुत है। ये आपके लिए नोट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। हाँ, मैचिंग का क्वेश्चन है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ में, और ये तो वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस में जाएगा, और मेरे ख्याल से 10-20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फिर भी चलो आप लोग बताओ। चलो जी, आप सभी ने बता ही दिया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड भी बहुत। सबसे पहला काम लिस्ट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट चेंजिंग वर्किंग कैपिटल ना जीना, डेफर्ड टैक्स ना जीना। 3 एक्टिविटीज, हाँ जी बिल्कुल जी 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तीनों की तीनों कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड थी। मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले ही कवर करवा दिया है। ठीक है सर, ये पता लग गया। उसके बाद में ऑप्शन में जाना है, तीसरे का ए कहां पर दे रखा है? तीसरे का ए सी में और डी में दे रखा है। अभी जी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। फिक्स सेट की ओर गए, हमें पता नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो एक बार। फंड फ्लो स्टेटमेंट की ओर गए, देख लिया जी, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। पहले का सी के साथ में मैच सी ने ही करवाया है, इसलिए सी को टिक किया, बल्ले बल्ले बोली, राधे राधे बोला, आगे की ओर बढ़ गए जी। ये तो होगी जी जेआरएफ की बात। घर पर बैठे हैं, चलो थोड़ी सी और टेस्टिंग कर लेते हैं जी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? डेफर्ड टैक्स जाएगा, और इंपेयरमेंट लॉस जो है वो यहाँ पे फिक्स सेट हो जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस जिसे नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, देख लो जी। ये हमारे पास में मोटू सेट है, ये मोटू सेट है, और इसकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट के अंदर ये अपने पास में फिक्स सेट के रूप में प्लांट एंड मशीनरी को रख रहा है। मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी को रखा हुआ है। अब मोटू सेठ जो है वो बड़ा चालाक है, चालाक तो क्या है, समझदार है बेसिकली। हाँ जी सर, बिल्कुल समझदार है ये। और इसने क्या किया, इसकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इस साल इनकी बुक्स के अंदर, जैसे मान लो 2020 31 मार्च 2020 को प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 5 लाख रुपए की आ रही है। 5 लाख रुपए की आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये जानता है कि बुक्स के अंदर जो 5 लाख रुपए दिखाए गए हैं, मार्केट में वो होना जरूरी तो नहीं है ना। मार्केट में हो सकता है वो 4.5 लाख रुपए की। तो अब ये जो 50,000 रुपए का लॉस होगा ना, इसे, ये जो लॉस कहा जाएगा, ये इंपेयरमेंट लॉस कहा जाएगा डियर। इसे हम इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं। तो ये जो लॉस है वो किससे रिलेटेड है? बैलेंस शीट से रिलेटेड है क्या? नहीं जी, ये तो फिक्स सेट से रिलेटेड है। जी हाँ, इसलिए इसका जो कंपैरिजन हम मैचिंग करेंगे वो बी के साथ में कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है। बहुत सिंपल सी बात थी सर। जी हाँ जी हाँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। स्टैटिक्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया था। अब आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, और 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। If there are 8 possible classes under consideration for a goodness of fit, the number of degree of freedom will be। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको स्टैटिक्स में बताया था। जिसने स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो जरूर देखेगा। राइट अपर कॉर्नर में आई बटन आएगा, स्क्रीन पर टैप करोगे तो उसमें आपको स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट के सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। और हमारा जो एबी गुरुजी नाम का टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। चलो जी बताएं। और चलो जी, इतना टाइम बहुत है, मेरे ख्याल से पूरा 1 मिनट की जरूरत नहीं थी। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, मैंने आपको बताया था कि कहां तक हम फ्री हैं किसी चीज को चूज करने के लिए। जैसे हमारे पास में 10 मौके थे, तो 10 में से आप कितने मौके आपको लगेंगे किसी चीज के बारे में बताने के लिए। तो जैसे मान लो मैंने आपको कहा था ना, जैसे सिक्का उछाला आपने, तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपको उसमें कितने मौके चाहिए सही आंसर जानने के लिए। जैसे ये 2 दोस्त हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ये दोस्त हैं, ठीक है ना, ये 2 दोस्त हैं। इस दोस्त के पास में ये है श्याम, ये है श्याम, ये है राम।
श्याम के पास में एक सिक्का है, ठीक है ना, श्याम के पास में एक सिक्का है और सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप जानते हैं, एक में हेड है एक में टेल है। जी हाँ सर, बिल्कुल हमें तो पता है। तो अब श्याम ने जो है वो सिक्का उछाला अपने पास में और अपने हाथ के अंदर ऐसे रख लिया, अपने हाथ के अंदर ऐसे रखा हुआ है। तो राम को कितने अटेम्प्ट लगेंगे सही आंसर जानने के लिए, राम को कितने अटेम्प्ट लगेंगे सही आंसर जानने के लिए? तो ये आप जानते हैं कि पॉसिबल आउटकम तो दो ही है हमारे पास में, लेकिन अटेम्प्ट कितने लगेंगे जो उसके पास में आंसर आ जाएगा। तो राम अगर एक बार भी श्याम से पूछ लेना तब भी उसे आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो राम ने कहा श्याम हेड आया है क्या, तो श्याम बोलेगा ना जी ना, हेड नहीं आया। तो क्या राम अब उससे ये पूछेगा क्या, अच्छा टेल आया है क्या? क्या राम ये पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। उसने एक बार पूछा और एक बार में उसे आंसर मिल गया। अगर हेड आया होता तो श्याम कहता हाँ हेड आया है, तब उसे पता लग गया चलो जी हेड आया होगा। राम ने पूछा हेड आया है क्या, श्याम ने बोला नहीं जी हेड तो नहीं आया, तो राम को पता लग गया ऑटोमेटिकली टेल ही आया होगा। तो ये जो हमारे पास में होता है ना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक पहलू है। दूसरा पहलू मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, उसकी डिस्कशन मैं अब नहीं करूंगा बार बार। तो इस क्वेश्चन के लिए 8 - 1 = 7 हमारे पास में आ जाएगा और 7 हमारे पास बी पे दे रखा है। सीधा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ जी का स्क्वायर टेस्ट हमारे पास में हमने करवा दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास में which among the following is not a category of a non performing asset। हाँ जी, इसका आंसर बताना शुरू करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एनपीए कर लिया है तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। 10 सेकंड में आंसर आ सकता है। आज पहला क्लास है टेस्टिंग का, इसलिए मैं इजी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आने वाले टाइम में हर बुधवार जो है कंसिस्टेंटली मैं थोड़ा टफ करता जाऊंगा इन क्वेश्चंस को। हाँ जी, तो सभी जने जरूर ज्वाइन करते रहेंगे, हर दिन आपके लिए 9 बजे क्लास लगाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करेंगे। कौन सा ऐसा है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है? चलो जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेसिकली वो एसेट होती है जिससे अब जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रही है, जिससे अब कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा, बेसिकली डूबा हुआ है आप मान लो, वो एसेट जो डूब चुके हैं हमारे पास। तो देखो जी, अब मैं इसका आंसर मैं खुद ही बता देता हूँ। देखिए आपके पास में क्या है, जैसे आपने किसी को लोन दिया, वो लोन दे दिया जी, अब वो कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा सामने वाले को। उस व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर तारीख को पे करना था, उसने नहीं किया, तो हमने 90 दिनों तक उसका इंतजार किया। 90 दिनों तक इंतजार किया तो हमने उसे कहाँ पे डाल दिया था, स्टैंडर्ड लॉस में डाल दिया था, ठीक है ना, स्टैंडर्ड में डाल दिया था। 90 दिनों के बाद में 1 साल तक 12 महीनों तक, यानी 12 महीनों तक हमने उसे सब स्टैंडर्ड में डाल दिया, ठीक है, सब स्टैंडर्ड में डाल दिया। 12 महीनों के बाद 12 महीनों के बाद में 3 साल तक हमने उसे डाल दिया जी डाउटफुल के अंदर, डाउटफुल में डाल दिया। और 3 साल बाद भी पैसे नहीं आए तो हमने उसे मान लिया जी ये तो हमारा लॉस हो गया, तो ये हमारे पास में लॉस में चला जाएगा। अब ऑप्शन देखो, सब स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल रहा है, जी हाँ सर 12 महीने वाला सब स्टैंडर्ड था। डाउटफुल देखने को मिल रहा है, जी हाँ सर। लॉस देखने को मिल रहा है, जी हाँ सर। डीवैल्यूएटेड कहीं पर नहीं देखने को मिल रहा, तो डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपने जरूर करना है जी, और अगर चैनल को टाइम मिलेगा तो वो जरूर आपको करवाएगा आने वाले समय में, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है सर, हम इसे जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जी, आंसर बताएंगे जी। अगला भी एनपीए को लेकर ही है। हाँ जी, when a loan will be NPA, interest and or loan installment overdue for more than 90 days, account is out of order for more than 90 days in case of overdraft cash credit, bill remains overdue for more than 90 days या फिर all अब हाँ जी ये लो जी, टाइम हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। देखिए जी, आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था 90 दिनों से ऊपर की जब बात कर लोगे ना आप, तो वो तीनों के तीनों ही यहाँ पर 90 दिन से ऊपर की बात कर रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा जी। बिना सोचे समझे दे सकते थे इसका तो आंसर। जी हाँ सर, हमने डी दिया था। क्या सर आप भी इजी सा क्वेश्चन लेकर आए हमारे लिए, हमारी तौहीन कर दी सर आपने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है डियर, ध्यान से देखना है, सोचना है, समझना है, फिर आंसर देना है। हाँ, जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा। हाँ जी सर, नहीं करेगा। इफ द बुक profits of a partnership firm is 1,10,000, the remuneration admissible
to working partner under section 40B of Income Tax Act 1961 is? हाँ जी बताएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और कुछ स्टूडेंट जो दिमाग लगाएंगे मुझे लगता है वो थोड़ा सा उलझ भी सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ी सी मेच्योरिटी आपकी चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जल्दबाजी यहाँ पर खराब कर सकते और रूल आपको सेक्शन 40B का पता भी होना चाहिए। चलो जी चलो जी चलो जी। हाँ जी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए 40B जो है हमारे पास में ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है ना तो अप टू 3 लाख के प्रॉफिट में आप इस तरीके से डिवाइडेशन कर दो, या तो 90% कर दो, अप टू 3 लाख है डियर, यहाँ पे अप टू 3 लाख 90% और 1.5 लाख रुपया, विच एवर इज हायर की बात करेगा डियर, विच एवर इज हायर की बात करेगा। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है यानी 3 लाख से ऊपर की जो बात करता है उसमें 60% जो है वो एडमिसिबल होता है। तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना है बिजनेस का, 1,10,000 रुपए ही है, तो ये जो है वो तो 3 लाख से कम होता है। अब इसका आपने 90% किया तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये तो 99,000 आ जाएगा, और 1.5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो ज्यादा है ना वो एडमिसिबल होगा डियर। अब यहाँ पे कितना एप्लीकेबल होगा वो नहीं पूछा गया, एडमिसिबल पूछा गया है डियर, यानी कितना इन्हें मंजूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या, मंजूर होना और मिलना दो अलग अलग चीज है। तो क्वेश्चन में आपसे मंजूर होना नहीं पूछा हुआ, मिलना का नहीं पूछा हुआ, मंजूर होने की बात की गई है, एडमिसिबल कितना होगा। तो हायर वाला हमारे पास में कौन था, क्या 99,000 हायर था या 1.5 लाख रुपया हायर था? सर 1.5 लाख रुपया हायर था, तो एडमिसिबल कितना होगा, 1.5 लाख हो जाएगा डियर, 1.5 लाख हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डियर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एडमिसिबल जो वर्ड है वो यहाँ पर दिक्कत कर जाएगा स्टूडेंट के। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख लेता है और आंसर चेक करता है, तब उसको पता लगता है अरे ये क्या हो गया, 1,10,000 आना चाहिए, यहाँ पे तो 1.5 लाख लिख रखा है, न जाने क्या हिसाब लगा दिया, कैसे हो गया, ये है वो है, तो पता होना चाहिए भाई 1.5 लाख जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लास कैसी लगी है जल्दी से मुझे बता देंगे, मेरी मेहनत आप लोगों तक पहुंच गई क्या, जल्दी से मुझे बताना शुरू कर देंगे। हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है, अगर आपको लगता है कि चैनल आपको अच्छी खासी तैयारी करवा रहा है और आपकी मदद कर रहा है तैयारी करने में, तो आप इन नंबर से जरूर कंट्रीब्यूट कीजिएगा। 8114476310 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, UPI@PNB, ये हमारी यूपीआई आईडी है बेसिकली, और इस पर भी आप गूगल पे के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी तक बहुत स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया है और उन सबका तहे दिल से धन्यवाद ये चैनल करता है। इससे फ्री एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे और भी आने वाले दिनों के लिए हम और स्टूडेंट तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक फ्री एजुकेशन पहुंचा पाएंगे। 62 डे की क्लास यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी है, 61 दिनों तक हमने क्लासेस लगाई थी, आज से हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, हर बुधवार आपके लिए टेस्ट सीरीज रखी जाएगी जब तक हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम डेट का देखने को नहीं मिल जाता। सरप्राइज टेस्ट यहाँ पे कैसा लगा है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जरूर इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंच पाए और उन्हें भी पता लग पाए कि एक ऐसा चैनल है जो फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।